हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपटीशन में आने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। और एक्चुअली आज का लेक्चर में जितना कुछ मैं पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज टेक सीरियसली, इसे सीरियसली में लीजिएगा, ठीक? ओके, चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ किस पे? प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोजन इन द कोल माइंस। कोयले की खानों में विस्फोट उत्पन्न करने वाली गैस। जो कोयले की खान होती है उसमें ऐसा गैस होता है जिस गैस के कारण उसमें विस्फोटक होती है। वो कौन सी गैस होती है? तो कोयले की खानों में जो गैस होता है ना, जिसके कारण विस्फोट होता है कोयले खानों में, उस गैस को बोलते हैं मीथेन, CH4, मीथेन गैस। एक्चुअली जो मीथेन गैस है ना, इसी को बोलते हैं अपन मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स। क्यों? क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाया जाता है। जितने दलदली स्थान है जहाँ पे दलदल होते हैं वहाँ पे मीथेन CH4 बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं दलदल मार्स गैस। मार्स मतलब दलदली स्थानों में पाए जाने वाला गैस, राइट। और ये अगर कोयले के खानों में है तो उसके कारण वहाँ पे आग लग जाती है, और इससे बचने के लिए उसके अंदर अपन सेफ्टी लैंप लेकर जाते हैं। क्या लगाते हैं? सेफ्टी लैंप। एक्चुअली उसके अंदर अगर कोयले खानों में एंट्री करना है तो अगर हम सिगरेट पीते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर उसके अंदर जाकर हमने जला दिया अगर लाइट सिगरेट पीने के लिए, तो समझो पूरे कोयले खानों में आग लग जाएगी, राइट। तो इसके लिए सेफ्टी रखा जाता है हर एक चीज़ को अच्छे से उसमें कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए, ताकि इसमें आग ना लगे, राइट ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हूँ, प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोजन इन द कोल माइंस मतलब कोयले खानों के अंदर उत्पन्न होने वाली गैस, कोयले खानों में विस्फोट उत्पन्न करने वाली गैस। यहाँ देखिए मीथेन गैस CH4 एयर के साथ रिएक्ट करता है। इसके सेफ्टी के लिए लैंप इज यूज्ड फॉर सेफ्टी, लिखा हो ना, सुरक्षा है तो सेफ्टी लैंप लगाते हैं इसमें, अभी बताया मैंने। मार्स गैस अभी बताया मैंने, CH4 को ही मार्स गैस बोलते हैं। देखिए मीथेन CH4 यहाँ देखिए एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्वैम्प लैंड, दलदल भूमि से निष्कासित गैस है, दलदली स्थानों से, वही तो बोला मैंने। चलिए ये वाला पोर्शन आप समझ गए। अब नीचे लिखा है गैस फाउंड इन क्लेथरेट। क्लेथरेट ये नया वर्ड है आपके लिए, क्लेथरेट। ये क्लेथरेट क्या होता है? तो हम बता दें आपको कि यह एक कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड, जिसके अंदर, क्लेथरेट एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर जैसे नोबल गैसेस उसके अंदर फंसे रहते हैं। नोबल गैस, उसके अंदर नोबल गैस रहते हैं क्लेथरेट के अंदर, चारों तरफ से वो घिरा रहते हैं, नोबल गैस घिरे रहते हैं उसके अंदर, ठीक। और ये कहाँ? पानी के बर्फ, देखें पानी के बर्फ के अंदर ये कंपाउंड पाया जाता है, ठीक। पानी की बर्फ जो होता है ना उसके अंदर ये कंपाउंड पाया जाता है, और इसमें क्लेथरेट का अंदर नोबल गैस जैसे क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, इसके अंदर रहते हैं। तो ये आपका क्लेथरेट है। यहाँ पे गैस फाउंड इन क्लेथरेट, वही जो लिखा हूँ, क्लेथरेट के अंदर जो गैस पाया जाता है, एक कंपाउंड है क्लेथरेट, इसके अंदर जो गैस पाया जाता है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है इट इज मीथेन गैस ट्रैप्ड बिटवीन द वाटर। अच्छा, इसके अंदर जो मीथेन गैस भी बोल रहा है, मीथेन गैस भी होता है ट्रैप्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इन द बॉटम टू सी एज इट राइजेस टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप। समुद्र की तलहटी में जल के अणुओं के मध्य फंसी मीथेन गैस। देखा, जल के अणुओं के मध्य मीथेन गैस फंसना, तो गैस का फंसना किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वही क्या कहलाता है? क्लेथरेट कहलाता है। क्या लिखा है? फंसी मीथेन गैस है, अतः सतह तक यह बुलबुलों के रूप में निकलती रहती है। और ये किस तरह निकलती है? उसके अंदर से बुलबुला बनकर निकलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्लेथरेट रखा गया है। क्लेथरेट मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड बन जाना जिसके अंदर गैस फंसा हो, जिसे जितने नोबल गैस हैं, और यहाँ मीथेन की बात कर रहा है, राइट। तो ये आपका रहा मीथेन के बारे में, राइट इट। फिर नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एसिडिक रेन। क्या नाम है? एसिडिक रेन। आपने सही सुना, एसिडिक रेन नाम है, अम्लीय वर्षा इसको बोलते हैं अपन। होता क्या है कि जितनी भी तेल इंडस्ट्री है, जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है, और जितनी भी ये इंडस्ट्रियाँ हैं, अदर्स इंडस्ट्री, उसमें से क्या होता है कि उसमें से CO2 SO2 गैस रिलीज होती रहती है बहुत मैक्सिमम अमाउंट में। जब ये गैसें रिलीज होती है ना, तो ये क्या करती हैं, जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर आ रहा होता है, इस वाटर से ये CO2 और SO2 रिएक्ट करते हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। और एक्चुअली यही सल्फ्यूरिक एसिड और यही नाइट्रिक एसिड आपका कहलाता है क्या? एसिडिक रेन, राइट। ये कब हुआ? जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये जो कंपनियां हैं, इनसे जो गैस निकली, वाटर से जाकर रिएक्ट की, और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया, और यही कहलाया एसिडिक रेन, राइट।
तो यही मैं लिखा हूँ, उद्योगों एवं तेल संशोधन कंपनियों से निकलने वाले धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती हैं, जो ऊपर जाकर वाष्प से क्रिया कर अम्ल का निर्माण करती हैं, और प्रमुख अम्ल H2SO4 एंड HNO3, राइट। इंग्लिश में, द स्मोक रिलीज फ्रॉम द refineries and the other factories and contain sulfur dioxide and the nitrogen dioxide, and which react with the atmospheric water molecule and vapor and form acid rain, यानी एसिड आर H2SO4 HNO3 है, ठीक, एसिडिक रेन फॉर्म करती हैं। तो ये है आपका एसिडिक रेन। आप समझ चुके होंगे मैंने क्या बोला, जितनी कंपनियां हैं ऑयल फैक्ट्रीज वाली, उसमें से क्या निकलती हैं, CO2 SO2। जब ये निकलता है तो क्या करता है, ऊपर जो प्रेजेंट वेपर है या वाटर आ रहा है उससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बना देता है, एसिड, और वही एसिडिक रेन कहलाता है। चलिए आप ये समझ गए। अब बात करते हैं कि एसिडिक रेन से क्या क्या हानियाँ हैं। हानि मतलब होता है लॉसेस, इससे लॉस क्या है, इससे क्या क्या हानि है हमारे जीवन में, ठीक। तो देखिए अगर मैं हानि की बात करूँ तो सबसे पहले स्टोन लेप्रोसी यानी वॉल्स ऑफ द ताज फोर्ट फेडिंग, मतलब हिंदी में इसको बोलूँ तो क्या होता है, ताजमहल की दीवारों का काला होना। जो ताजमहल है उसके दीवारों का काला हो जाना। काला होने का मतलब क्यों काला हुआ, क्योंकि ताजमहल में होता है CaCO3 संगमरमर, इसके साथ रिएक्शन करता है कौन, H2SO4। जब रिएक्शन होगा ना तो क्या बनाएगा, CaSO4 बना लेगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, इसको देखिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए H2SO4 था और CaCO3 था, इसके साथ रिएक्शन हुआ तो इसको ब्रेकअप कर दो Ca2+, यहाँ CO3 2-, इसको और ब्रेकअप करो CO2 बनाएगा O पे 2-, यहाँ 2H+ और यहाँ SO4 2-, तो ये CaSO4 बना लेगा, CaSO4 और प्लस H2O और प्लस CO2 गैस। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट बन गया। अब ये कैल्शियम सल्फेट बना, यही कारण है कि ताजमहल की दीवारों का रंग कैसा होता है, काला हो जाता है। काला क्यों होता है, क्योंकि H2SO4 आ रहा होता है, CaCO3 से बना होता है ताजमहल, और उस पर रिएक्ट कर लेता है, बस यही कारण है। आप समझ चुके होंगे, यहाँ प्लेस नहीं था, टिक। इधर देखिए सेकंड, ये तो पहला था ताजमहल का दीवार। सेकंड, रिड्यूसिंग pH ऑफ सॉइल रिजल्ट क्रॉप एंड डैमेज, मतलब क्या, मृदा की pH घटने से फसलों की हानियाँ होती हैं। होता क्या है कि जब एसिड रेन आएगा तो जो मृदा, जो भाई सिंपल फंडा, एसिड रेन आएगा तो जो मृदा है उसकी pH मान क्या होगी, कम होगी, क्रॉप क्या होंगे, बर्बाद होंगे, फसलें क्या होंगी, नुकसान होंगी, राइट। ये था आपका। नेक्स्ट, डायरेक्ट लॉस टू एनिमल्स एंड प्लांट, यहाँ के लिए कई जीवों एवं वनस्पतियों को सीधा नुकसान होता है। जैसे हमारे लाइफ में कई जीव वनस्पति हैं जिनको सीधा नुकसान करता है, क्योंकि भाई एसिड होता है ना भाई, एसिड इज वेरी डेंजर इन आवर लाइफ, ओके, राइट। फिर नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर एंड द लेक विच अफेक्ट इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम, मीन्स नदियों की झीलों के पानी का प्रदूषण, जिससे उनका परिस्थिति संतुलन प्रभावित हो जाता है। जैसे नदी की पानी जो है उसकी भी परिस्थिति संतुलन प्रभावित होगा। सिंपल फंडा, उसमें जो रहने वाले जीव होंगे वो भी उनके पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक, वो भी प्रभावित होंगे इससे, किससे, एसिड रेन से, ठीक। इसके मतलब क्या मालूम चल रहा है कि ये जो कंपनियां हैं इसमें से ये सब कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके कारण ये बहुत कम अमाउंट में बाहर निकले ही ना, ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक। हमें यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नोट, क्लोरीन एंड CO2 इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। यहाँ लिखा है क्लोरीन और CO2 भी एसिडिक रेन के लिए उत्तरदायी है। अभी बता ही रहा था, CO2 तो है ही है, क्लोरीन भी है उत्तरदायी, ठीक, एसिडिक रेन के लिए। तो ये था आपका एसिडिक रेन वाला एक पोर्शन था। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। आपने ऑल अबाउट एसिडिक रेन वाले पोर्शन में क्या सीखा, आपने सीखा कि एसिडिक रेन क्यों होता है, क्योंकि कंपनी होती हैं, कंपनियों से क्या निकलती हैं, CO2 SO2 निकलता है, और ये क्या होता है, NO2 भी निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या करता है, ऊपर जो वेपर होता है इसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है, और जब एसिड बना लेता है सिंपल, तो यही एसिडिक रेन होता है। और ये हमारे ताजमहल हो गए, या नदी हो गई, या तालाब हो गए, या प्लांट्स हो गए, या जीव हो गए, या फसल हो गई, इन सबको क्या करता है, हानि पहुंचाता है, राइट इट। फिर नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभी एसिडिक रेन आपने देखा, इसके जस्ट बाद आता है आपका कोल गैस, बायोगैस में पढ़ा दिया था, ठीक, इसके पहले लेक्चर में। अब कोल गैस की बात करता हूँ। एक्चुअली मैं कोल गैस की बात करूँ ना तो देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कोल गैस, यही कोल गैस होता क्या है, कोल गैस का फार्मूला COH2CH4, CO+H2+CH4। आपको ये रिमेंबर करना होगा। व्हाई, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COH2CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड मीथेन, यूज्ड इन द लैब, ये लैब में यूज होता है, इन बंसन बर्नर में, ठीक है, ओके।
तो आपको ये कोल गैस याद रखना होगा। जो लैब के अंदर बंसन बर्नर होता है, आप लैब में कभी एंट्री करेंगे तो देख लेंगे, तो उसमें क्या होता है, ये यूज होता है कोल गैस। आपसे पूछ सकता है कि कोल गैस कहाँ यूज होता है, बंसन बर्नर में, राइट। हिंदी में भी लिखा हूँ कि COH2CH4 इसका उपयोग प्रयोगशाला में बंसन बर्नर में होता है, ठीक। अब बात करते हैं, ये कोल गैस आप समझ गए। कोल गैस में याद रखिएगा COH2CH4, COH2CH4, राइट। अब बात करते हैं वाटर गैस। ये जितना पढ़ा रहा हूँ इन सब पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो डायरेक्ट CGL SSC जिसमें भी आए हैं, ठीक। इन सब के न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा यहाँ पे एक एक करके, ठीक। देखिए वाटर गैस की बात करता हूँ। वाटर गैस को ही बोलते हैं जल गैस। क्या बोलते हैं, जल गैस। ये क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग हाई प्रेशर स्टीम ओवर हॉट कोल। मतलब क्या लिखा है, रक्त तप्त को पर पानी की वाष्प प्रभावित करने पर बनती है। इसका उपयोग मीथेन, एल्कोहल एवं अमोनिया गैस के उत्पादन में होता है। मतलब इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिथाइल एल्कोहल एंड द अमोनिया। अमोनिया मिथाइल एल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है वाटर गैस। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, अमोनिया गैस और मिथाइल एल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब वाटर गैस में कौन आता है, तो जब कोल का रिएक्ट वाटर से कराते हैं तो वाटर गैस बनता है, और यही बोलते हैं COH2 को। CO और H2 को ही बोलते हैं वाटर गैस। लेकिन COH2 और CH4 इन तीनों को मिला दो तो बोलते हैं कोल गैस। आप समझ चुके होंगे, कोल गैस और वाटर गैस। COH2 केवल ये है आपका वाटर गैस, और उसमें CH4 मिला दूं तो वो बन जाएगा आपका क्या, कोल गैस बन जाएगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ चुके होंगे। अब एक आता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर, उत्पादन गैस। प्रोड्यूसर गैस को ही और क्या बोलते हैं, वायु अंगार गैस या उत्पादक गैस। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CON2। अगर CO के साथ N2 लगा दूं तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा, लेकिन CO के साथ H2 लगा दूं वाटर गैस हो जाएगा, और CO के साथ H2 और CH4 लगा दूं तो कोल गैस हो जाएगा। कितना अच्छा है यार, कोल गैस, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस तीनों एक ही साथ आप याद कर लीजिए ना। अब देखिए क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, साफ करने के लिए यूज होता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द ग्लास बिकॉज ऑन बर्निंग दिस गैस प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। मतलब क्या बोला, कह रहा है कि इसका जो यूज होता है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, और इसके साथ साथ केवल मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं, ग्लास को बनाने के लिए भी यूज होता है। ये ग्लास इससे बनता है। बताइए प्रोड्यूसर गैस कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होता है, बर्न करता है, ठीक। यहाँ देखिए लिखा हूं मैं, इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण एवं कांच के उत्पादन में करती है, क्योंकि यह गैस जलने पर तीव्र ताप उत्पन्न करती है, बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न करती है, राइट। तो ये रहा आपका कोल गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, ओके, राइट इट। फिर नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अ कंपटीशन, और इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए आप पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक जो है उसका नाम है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन। शायद आप इसके बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कृत्रिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन क्या होता है। एक्चुअली किसी व्यक्ति का अगर सांस रेस्पिरेशन रुक जाए तो उसको पुनः स्टार्ट करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए, जैसा था वैसे करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके मुंह में फूंक मारते हैं। कौन सा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का। और एक्चुअली आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में होता क्या है, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में आपका होता है ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिक्सचर। यानी कोई पूछे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो क्या बोला मैंने बोला हाई ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है, और यही फूंक मारी थी जो श्वसन नहीं कर पा रहा था सही से, जो रुक गया था वो स्टार्ट होता है और सही से करने लगता है। तो ये रहा आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। आपने नाइट्रोजन गैस का नाम सुना होगा। मैंने कहा था कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है 78% पाया जाता है। 78.08% मैंने बोला था, ठीक। इतना होता है एटमॉस्फेयर में, गैस फॉर्म में होता है। बट यहाँ पे मैं लिक्विड नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। किसकी, लिक्विड। आपने सही सुना, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिक्विड नाइट्रोजन की बात करूँ, इसको बोलते हैं द्रव नाइट्रोजन। होता क्या है, यूज टू मेक थ्रिटिकल फॉग एंड फॉग ऑन द डांसिंग स्टेज एंड कीप इट सेफ मम्मी एंड द प्रिजर्व एंड सीमेन ऑफ बुल्स। यानी क्या लिखा है, डांस फ्लोर पर धुएं का निर्माण बैलों के वीर्य को सुरक्षित रखने में, पुनर्जीवित हेतु रखे जीवों को सुरक्षित रखने में। मतलब जो डांस फ्लोर होता है उस पर इसका यूज किया जाता है। कौन सा, लिक्विड नाइट्रोजन गैस का, ठीक ना। धुएं का निर्माण करने के लिए डांस फ्लोर पर धुआं जो निकलता है ना, डांस फ्लोर जहाँ डांस होती है वहाँ धुआं जो निकलता है, वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन होता है। जो बैल होते हैं उनकी जो वीर्य होती है,
वीर्य, यू नो, सीमेन, जिसके बारे में आप जानते होंगे, वो जो वीर्य होता है उसको सुरक्षित रखने में, फिर जीव जंतु जो होते हैं जीवों को सुरक्षित रखने में किया जाता है, ठीक। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आपने इसके बारे में समझ गया कि लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ यूज़ होता है। जो डांस होता है ना स्टेज पे, वहाँ पे जो धुएं निकलते हैं वहाँ पे यूज होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं। एक्चुअली ये किस टेम्परेचर पर लिया गया है, तो -253 डिग्री सेल्सियस पे H2 गैस को और -183 डिग्री सेल्सियस पे आपका ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्रायोजेनिक फ्यूल। जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है ना, अच्छा अभी तक हम क्या जानते थे कि H2 गैस होता है, लिक्विड तो पढ़ा नहीं था, बट अब मैं लिक्विड बता रहा हूँ। अब लिक्विड हाइड्रोजन में क्या होता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। अगर आपसे किसी ने लाइव में कहा कि क्रायोजेनिक फ्यूल, तो आप तुरंत ऑन द स्पॉट समझ जाइए कि लिक्विड हाइड्रोजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लिक्विड हाइड्रोजन, क्रायोजेनिक फ्यूल, एंड विच इज यूज्ड इन द रॉकेट्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल एंड इन द ऑपरेशन ऑफ द मशीन्स इन द हैवी इंडस्ट्रीज। यानी द्रव H2 इतना डिग्री से इतना ऑक्सीजन इतना द्रव हाइड्रोजन क्रायोजेनिक ईंधन कहलाती है। इसका उपयोग रॉकेट, मिसाइलों, बड़े उद्योग में भारी मशीनों के संचालन में किया जाता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं ना। तो ये रहा आपका लिक्विड H2, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड नाइट्रोजन, यानी लिक्विड। इन तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब ये तीनों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हूँ, बाइलिंगुअल, राइट इट, ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा बचा है और फ्रेंड्स, अभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने लिक्विड नाइट्रोजन पढ़ा, अभी हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन पढ़ा, लिक्विड क्या हाइड्रोजन पढ़ा, और इनका यूज पढ़ा अच्छे से, कहाँ पे यूज होता है। बट अब मैं दो ही चीज़ बचा है, ये लास्ट टॉपिक है, ये क्या है, ऑक्सीजन। ये लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन की बात करूँ ना, तो यहाँ लिखा है, देखिए, वस्तुओं को जलने में सहायक होता है, प्रत्येक जीव, पादप जंतु श्वसन लेते हैं। भाई ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सांस लेने के लिए। दिस इज ऑक्सीजन जो लिया मैंने, और CO2 मैंने छोड़ा, तो अगर ना हो तो फिर क्या होगा, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक। तो ऑक्सीजन इट हेल्प इन कंबशन, किसी चीज़ को जलने में सहायक करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, मैं कुछ जला रहा हूँ तो जलेगा ही नहीं, राइट। अब ये देखो, यूजफुल इन रेस्पिरेशन, ठीक। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। मैंने जो ऑक्सीजन लिया था उसको मैं क्या किया, छोड़ा था ना भाई, CO2 था वो। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इन एक्सपेंजर गैस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होता है। जैसे जितने प्लांट होते हैं ना, वो अपना भोजन बनाते हैं, अपना न्यूट्रिएंट जो भी लेते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, पता है, उसमें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी होती है। अगर CO2 ना होना तो प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं, भोजन बनाएगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो CO2 वहाँ पे नेसेसरी है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में आग बुझाने हेतु, आग को बुझाने के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। तो ये रहा आपके इम्पोर्टेंट गैस और इनके यूज, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आई होप कि आप समझ चुके होंगे और आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, एक बार नहीं 1000 बार, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, ओके, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।